Hello students, I hope you all are well. So welcome back and we are again here with some new chapter of science. Bajrang Vidya Mandir 10th class. Wish you a good health and a good evening. So let's start. देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या कर लिया है, लेट्स रिकैप. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जो आप देख पा रहे हैं 3 नंबर का. जेंटलमैन वी हैव कवर्ड इट, हमने इसे कर लिया है. ठीक है ना, देख पा रहे हैं ना आप ये 3 नंबर का. उसके बाद में एक जो लाइफ प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 नंबर का, ये भी हमारा डन है. 3 नंबर का एक ये डन है, एक ये 6 नंबर का डन है. तो भाई हम ऐसा है कि हम अभी तक 9 नंबर का पढ़ चुके हैं. डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन एंड आंसर्स विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड. डोंट वरी एट ऑल. आपको एक एक चीज, एक एक डाउट आपको क्लियर किया जाएगा. आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है, पढ़ते जाना है, अपना कवर अप करते जाना है. ठीक है. तो अब क्योंकि हमने एक कर लिया अपना केमिस्ट्री का चैप्टर, एक कर लिया हमने बायोलॉजी का चैप्टर, तो आज हम कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लाइट सा, क्योंकि एक मंथ के अंदर हम थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा हैवी, तो अभी हैवी और मीडियम तो हो गया, अब थोड़ा सा लाइट सा करते हैं. तो लाइट के अंदर हम लाइट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये आपका जो चैप्टर है वो 3 नंबर का आता है, तो वेटेज इसकी 3 नंबर की है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखिए ये रहा सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, 3 नंबर की है ये. आपकी बुक के अंदर शायद से ये लास्ट वाला चैप्टर होगा. और आपको ये भी बताया जाएगा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो आगे जाके, 10th के बेसिस के ऊपर, 12th के बेसिस के ऊपर, ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से डायरेक्ट आते हैं. तो ये आपकी एक बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सेकेंडली, बीइंग अ गुड सिटीजन और बीइंग अ गुड फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, it is very much necessary to be assured that you know what are the different sources of energy, how to utilize them properly, so that your upcoming future generation can live in an era where there is no deficiency, where they can utilize it properly without any haste for finding the new sources of एनर्जी. ठीक है, कहने का मतलब हमारे प्रकृति के अंदर जो भी प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया है उसका एक बहुत सोचे समझे तरीके से संयोजन करना, उसका प्रयोग करना एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य भी है. सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को स्टार्ट करते हैं. हैविंग सेड ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स एज अ स्टार्टिंग, लेट अस कम डायरेक्टली ऑन द चैप्टर नाउ. और चैप्टर के लिए हम नोट्स को प्रेफर करेंगे, सबसे इजी वे है. उसके बाद में मैं आपको बुक्स के ऊपर भी लेके जाऊंगा. बुक के अंदर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड ट्राई कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताया जाए. ठीक है, जो आपको करना है, आपको पता है क्या करना है. आपको बहुत ध्यान से सुनना है, केयरफुली सुनना है. अगर कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज पिंग मी बैक, ऑलवेज कॉल मी, ऑलवेज व्हाट्सएप मी. और अगर फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है तो आप एक बार इसको दोबारा वीडियो को भी सुन लीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक, ऐसा है बच्चों कि एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ के अंदर, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कंफर्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड अलाउइंग अस टू लिव द वे वी वांट टू. मतलब कुछ भी हम जिस भी तरह का जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए हमारे को एक एनर्जी का सोर्स चाहिए. ठीक, एनर्जी लाइट्स आवर सिटीज, पावर आवर व्हीकल्स, यूज इन कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी देखिए, आप काम करते हैं, आपका जीवन, मनुष्य जीवन, पशु जीवन या जो भी कुछ है, उसके अंदर सभी को कुछ ना कुछ काम करना है. आपका इवन हिलना डुलना भी एक तरीके से काम ही, अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो. आपका
चेयर के ऊपर बैठना, चेयर के ऊपर से खड़ा होना, वो भी काम है। लेकिन जनरल सोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें घर वालों के साथ में और बोलें अगर कि नहीं, फिजिक्स तो ये कहती है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठना और खड़े होना भी काम है और सोना भी काम ही है, और उसके अंदर भी एनर्जी यूज हो रही है, तो शायद आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रह जाएगा अगर आप घर वालों को इस तरह से समझाएंगे तो। क्योंकि हमारी लाइवलीहुड के अंदर काम करने का अर्थ होता है कि उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी निकले। तो प्रोडक्टिव कार्य जैसे कि आप घर की सफाई कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आप कोई और हाउस होल्ड वर्क जो आपको टास्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो दीज आर द वर्क्स, और इन सभी कार्यों को करने के लिए हमारे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एनर्जी तो हमने पता लगा लिया कि एनर्जी होता क्या है। एनर्जी हमारे शहरों के अंदर बिजली, पावर, हमारे व्हीकल्स जो चलते हैं उनके लिए, कुकिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी यूज होती है। अब आगे करते हैं हम, अगला टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी है तो उसका क्राइसिस भी होगा। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? क्राइसिस का मतलब एक तरह से होता है कमी या फिर कमी से जूझना। कैसे है कमी? एक एनर्जी क्राइसिस होता कब है? अकर्स का मतलब होना। When we all have a great need of fuel and electricity but does not have enough amount of them। भाई जब आपके पास में ज़रूरत ज़्यादा हो और उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए किसी चीज़ की व्यवस्था कम हो तो क्राइसिस हो जाता है। मनी क्राइसिस भी इसी को बोलते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस एक अंग्रेजी का वर्ड आपने सुना भी होगा। धन की आवश्यकता बहुत है परंतु धन है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एनर्जी वी यूज इज डिराइव फ्रॉम द ऑयल। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी एनर्जी किससे निकाली जाती है? ऑयल से। एक एस्टिमेट के अनुसार जो अभी तक जो भी आपने लड़ाइयाँ सुनी हैं वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के चारों तरफ बहुत घूमती हैं। बीइंग इट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, गल्फ वॉर, या फिर जो 70s 80s के अंदर रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे हमारी दुनिया इस एनर्जी के इन सोर्सेज से अब दूर होती जा रही है। एक प्रोजेक्शन ये कहती थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर माइट हैपन ऑन बेसिस ऑफ वाटर, ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, नॉट फॉर द फ्यूल्स। मतलब अभी तक हम एक नेशंस आपस में एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड के अंदर सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे को सुप्रीम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी के इसका पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्योट एग्जाम्पल फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जैसे साउथ चाइना सी के अंदर है, तो चाइना वहाँ पे अपना बहुत 9 पैरेलल के ऊपर उसने अपनी एक लाइन खींच दी है। ताइवान जैसे देशों को वो हड़का रहा है, और जापान के ऊपर और फिलीपींस के ऊपर वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि नहीं, साउथ चाइना सी तो पूरा का पूरा मेरा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस समुद्र साउथ चाइना सी के अंदर बहुत बड़े बड़े खनिज, तेल, इन सब के भंडार हैं। तो हर देश ये चाहता है कि ये तो मेरे कब्जे में होने चाहिए, मेरी खपत ज़्यादा, मेरी ज़रूरत ज़्यादा, तो मेरी प्रभुसत्ता भी ज़्यादा। ठीक है, सो अब आपको समझ ही गए होंगे कि एनर्जी क्राइसिस कितनी सीरियस चीज़ है। ओके, चलो। बट वाई एनर्जी क्राइसिस अकर्स, ये भी अभी मैंने आपको एक सिंपल भाषा में समझाया है। चलो थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। व्हेन वी यूज एनर्जी, इट्स यूजेबल फ्रॉम like in cooking, we convert the form of energy and get our work doing during the process. Since we cannot resolve the change involved in this process, so we cannot get back the original usable form of energy. अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि एनर्जी के ऊपर इतना ज़्यादा मारामारी क्यों है, तो द थिंग इसकी इनके जो सोर्स हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोल, डीजल या फॉसिल फ्यूल्स हो गए, एक बार जलने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो दोबारा यूज़ नहीं किए जा सकते। वो ऐसा नहीं है जैसे कि आप पानी है, पानी के आप क्या कर सकते हो, भाई पानी आपने पी लिया या फिर आपने नहा लिया, नहाने के बाद में आप उस पानी को इकट्ठा जो कहीं पे कलेक्ट करके अगर आप वाइसली करना चाहते हो तो उसको आप पौधों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको और दूसरे साफ़ सफाई के कार्यों में भी ले सकते हैं। बट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी खासकर जो हमारा ईंधन है उसके साथ में ऐसा संभव नहीं है।
परंतु ऐसे बहुत सारे दूसरे सोर्सेज भी हैं जो कि अब धीरे 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 इसके ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी घटाते जा रहे हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपको एक हिंट दे देता हूँ, जैसे कि सोलर एनर्जी आने वाले समय के ऊपर कभी किसी ने सोचा था कि आने वाले समय में हम डीजल और पेट्रोल के अलावा हम गैस यूज़ करेंगे? अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वे कहेंगे नहीं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। इसी तरीके से कभी आपके भविष्य में आने वाले समय में बहुत जल्दी ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं इलेक्ट्रिक कार्स। अब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी पुरानी चीज़ें हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी, एक बार चार्ज किया आगे तक चले। तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इनके ऊपर, ठीक। और सोलर पावर, हमें बिजली की अपने हर जगह पे आप देख ही रहे हैं कि सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे लेवल के ऊपर हम सूरज की रोशनी को बिजली के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो ये ऐसे कुछ मीडियम्स हैं जो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी इस क्राइसिस की सिचुएशन को सॉल्व तो कर देंगे, परंतु फिर भी एक हमारा मेजर चंक है वो इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसी के ऊपर हम अभी भी डिपेंडेंट हैं। अब हम बोलते हैं कि गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता क्या है, क्या होता है गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये क्वेश्चन आपके बैक पे भी होगा एनसीईआरटी के अंदर। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है, इट शुड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का मतलब भाई अगर 1 किलो आपने फ्यूल को जलाया तो वो उससे आपको मैक्सिमम एनर्जी कितनी मिलेगी वो डिसाइड करता है कि वो कितना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 किलो लकड़ी को जलाते हैं तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही आप 1 लीटर पेट्रोल को जलाते हैं तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको जलाने का एक कंपटीशन करना है और आपको ऑप्शन दिया जाए कि पेट्रोल या लकड़ी, तो हर कोई बोलेगा कि पेट्रोल, 1 मिनट में सब कुछ दुनिया भर की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, सिर्फ जलना ही एक अच्छा नहीं होता, इट शुड बी इजी टू एक्सेस। इसकी तरफ हमारी पहुंच भी अच्छी होनी चाहिए। अगर पेट्रोल बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगर ये फ्री में मिल रहा होता तो हर कोई लकड़ी क्यों काटता, फिर पेड़ क्यों काटने थे। फ्री में जो चीज मिल रही है उसी के ऊपर तो एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन नहीं, लिमिटेड अमाउंट में और बहुत महंगा है। अभी तो और भी महंगा होता जा रहा है, 80 क्रॉस कर चुका है। नंबर 3, इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। भाई स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा झंझट है। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी वही कहलाएगा जिसको हम आराम से स्टोर कर सकें, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकें, और एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर उसको लेके जाया जा सके। नेक्स्ट है, इट शुड बी चीप। और भाई हमारे पॉकेट फ्रेंडली तो होना ही चाहिए। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी तो वही होगा ना कि भाई हमारी जब जितनी रिक्वायरमेंट हो हम उसके लिए अपना करें। अगर कोई कल की डेट के अंदर आपको आप किस चीज के ऊपर रोटियां बनाना प्रेफर करोगे? लकड़ियों के ऊपर। सबसे सस्ती हैं, आराम से मिल जाती हैं, पर पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करती है। उनको जलाना कितना औखा है, फिर उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करना, और ये सब चीजें बहुत गर्मी है ना। नंबर 2, चूल्हा, जो आपका गैस वाला चूल्हा है, ठीक है, हर कोई कर रहा है। नंबर 3, आपको बोला जाए कि पेट्रोल दे दिया, अब इससे जलाओ, इससे रोटियां बना लो, भैया वो आग लगा देगा, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चूल्हा, तो आप उसके अंदर हाँ बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना। तो आखिर में सबसे अच्छा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा रह गया? चूल्हा, गैस वाला चूल्हा। दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। अब एक्चुअल के अंदर हमें सोर्स ऑफ एनर्जी को, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, और ये आपको समझना है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी 2 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ये पहचान है, और 2 तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। देखिए जनाब, जो आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो कौन से होते हैं? सोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड लॉन्ग टाइम, लाइक कोल, वुड, विंड एक्सेट्रा। कन्वेंशनल को हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने समय से हम, एक ट्रेडिशन है हमारा, ठीक है, हमारी परंपरागत रूप से जो हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए जिसको यूज करते आए हैं, जैसे कि कोयला, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि हवा। हवा कैसे होती है भाई? पवन चक्की नहीं देखी आपने?
बड़ी बड़ी इस तरीके से आपके खेतों के अंदर, आप गुजरात वगैरह में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियां ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं उनके ऊपर, और वो हवा के कारण ऐसे घूमते हैं। नीचे इसके साथ में मोटर लगी होती है जो कि टरबाइन को घुमाती है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे आप खेतों में पानी के लिए पानी भी निकाल सकते हो। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब वो परंपरागत रूप से हटके जो हम आजकल मॉडर्न टाइम्स के अंदर यूज कर रहे हैं, वो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सूरज, सोलर लाइट, वेव्स, वेव्स मतलब समुद्र की लहरें, ठीक है, और न्यूक्लियर भी है एक और, न्यूक्लियर बहुत आपका अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बट उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी मच डेंजरस इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड। ठीक, इसलिए हर किसी को इसकी इजाजत भी नहीं होती, इजाजत लेनी पड़ती है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने के लिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी कैटेगराइज्ड इन वन और मोर वे। अब यही सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो आपने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है, इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, और किसके बेसिस के ऊपर? उनके यूज तरीके के ऊपर। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल देख लेते हैं, ये आप पुरानी क्लासेस में बहुत पढ़ते आए हैं और कोई नई बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। देखो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरीके के हमने डिस्कस किए, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जैसे कि जो पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, लकड़ी, कोयला, हवा इत्यादि। नॉन कन्वेंशनल जो आजकल यूज कर रहे हैं, अब उनके प्रयोग के आधार के ऊपर उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जब हम बात करते हैं तो वो वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि बहुत लंबे टाइम तक टिके रह सकते हैं, उनकी पहला बहुत लंबे टाइम तक टिके रह सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सप्लाई अनलिमिटेड है, कितना भी यूज करो, और उनको और क्या कहा जाता है? नॉन एग्जॉस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल का मतलब खत्म, एग्जॉस्ट नहीं होते, एग्जॉस्ट का मतलब खत्म नहीं होते। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे कि सूरज की रोशनी अनलिमिटेड है भाई, बहुत लंबे टाइम तक यूज की जा सकती है। सप्लाई इसकी बिल्कुल अनइंटरप्टेड है और नॉन एग्जॉस्टिबल है। विंड, वुड, समुद्र की लहरें, वेव्स। ठीक है, समझ में आ गया आपके? दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, इसका बिल्कुल उल्टा, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि जिनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, और लाइकली टू बी फिनिश्ड, और बहुत जल्दी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, और उनको और क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज, पहले रिन्यूएबल का बिल्कुल उल्टा कि भाई सप्लाई लिमिटेड है, एक दिन खत्म अवश्य हो जाएंगे, और इनको ये एग्जॉस्टिबल है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, और 9वीं और 8वीं क्लास के अंदर आपने बहुत आराम से पढ़ा है कि पेट्रोल कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है ना? तो अब हम आगे पढ़ेंगे, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। फ्यूल, अब फ्यूल की डेफिनेशन भी एक नंबर की आ सकती है। फ्यूल्स आर सच सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच गिव हीट एनर्जी और ऑन बर्निंग सच एज कोल, पेट्रोलियम, फूड। फ्यूल क्या होता है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि जलने के बाद में हमें हीट एनर्जी देते हैं, उनको हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है, एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या पहचान होती है? ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन सा हो सकता है, अभी तक हमने पढ़ा था गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की क्या क्या पहचान होती है, और ये थोड़ा सा सिमिलर ही इसका आंसर है, एक अच्छे फ्यूल की क्या पहचान होती है? अच्छा फ्यूल क्या है? वही बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी चाहिए। गुड फ्यूल शुड गिव मोर हीट, ये भी आपने पढ़ा था पिछली बार चैप्टर के अंदर। कौन से वाला चैप्टर था वो? आपने पढ़ा था ना कि एक अच्छे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें कैंडल का डायग्राम भी था उसके अंदर, है ना? इग्निशन टेम्परेचर और फ्यूल्स वगैरह कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो अच्छा फ्यूल ज्यादा हीट एनर्जी देना चाहिए उसको, कम स्मोक, जितना कम हो सके धुआं छोड़ना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, शुड बी इजी टू स्टोर, स्टोर आराम से उसको स्टोर किया जा सकता है। लेस एस शुड बी लेफ्ट, जब उसको जलने के बाद में कम से कम उसका रेजिडुअल बचना चाहिए जो कि हार्मफुल होता है। शुड हैव प्रॉपर बर्निंग टेम्परेचर, और एक इग्निशन टेम्परेचर उसका ठीक होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर
याद दिलाऊं तो वो टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक फ्यूल जलना शुरू कर देता है। जैसे कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, तभी आग पकड़ लेता है। लकड़ी का बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, मोम का बीच में पड़ता है ना, वो चीज़। तो ये भी आपने एक अच्छे फ्यूल की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन की तरह आप इसको लेके चलिए, बिल्कुल इजी है, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है। अब व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो उस तरह के फ्यूल्स, दीज आर, अभी तक आपने पढ़ा व्हाट आर फ्यूल्स। फ्यूल्स वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं जो जलने के बाद हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल वो वाले फ्यूल्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ 3 परिधि है उसकी, क्रस्ट सबसे ऊपर वाला, मेंटल बीच वाला, कोर जो सबसे अंदर वाला, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। आपने कोल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पढ़ी होगी, जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि कोयला कैसे बनता है। बहुत सालों पहले मार्शी एरियाज के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे जो कि विभिन्न प्रकार के चेंजेस जो प्रकृति के अंदर समय समय पे आए, जैसे कि आंधी, तूफान, भूकंप, वो पेड़ उन मार्शी एरियाज के अंदर यानी दलदली भूमि के अंदर गिर गए, दब गए। उसके ऊपर परत दर परत धीरे 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 समय के अनुसार मिट्टी की चढ़ती चली गई। हीट और प्रेशर के कारण एक दिन वहां पे वो सभी लकड़ी धीरे 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 कोयले के अंदर तब्दील हो गई, जिसे हम खोद के निकालते हैं। और इंडिया के अंदर कोयला कहाँ मिलता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे काफ़ी जगह पे कोयला मिलता है। पेट्रोलियम की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उसमें अंदर क्या बताया गया था आपको कि बहुत साल पहले कि कुछ जो आपके बड़ी बड़ी मछलियाँ या फिर कुछ इस तरीके के पौधे, जीव जंतु इत्यादि मरकर धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में बैठ गए। समय के साथ साथ उनके ऊपर परतें चढ़ती गई और हीट और प्रेशर की वजह से वे धीरे धीरे गल सड़ के पेट्रोल बन गए। और आज की डेट के अंदर उनको कच्चे तेल के रूप में निकाला जाता है ना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये नेचुरल गैस, ये हमारे के सारे के कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल्स के टाइप हैं। समझ में आ गया सभी को? चलो आगे चलते हैं। अब है इट इज मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन ये जो कोल पेट्रोलियम है आज की डेट के अंदर आपको पता है कि बहुत इजीली और वाइडली यूज होते हैं ये। वी कैन से दैट फॉसिल फ्यूल्स इज अ की फैक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत किसी भी देश के अंदर जब 18th और 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा शुरू हुआ तो इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही हुआ। धीरे धीरे लोगों ने पहले इंजन बनाया, इंजन के अंदर उनको लगा कि भाई